नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अगले वीडियो में, जो कि भारत का भूगोल चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें हमने राज्यों के बारे में और बहुत सारी चीजें जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमाएं लगी हुई हैं जिन देशों से, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से द्वीप हैं जो भारत के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि रेड कलर में मैंने दिखाया है, जो भी द्वीप है ये अंडमान निकोबार के भाग है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5-6 वो डॉट ही दिखाए हैं जो कि द्वीपों के रूप में है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों द्वीप है। ठीक है, जिसको यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता है और ना ही उसकी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उतनी ही चीजें दी गई हैं जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन द्वीपों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय पर्वत जो है वो यहां से मुड़ा हुआ है। ठीक है, मुड़ा हुआ है, और जो ये भाग है जो म्यांमार से होते हुए नीचे की तरफ आया है, वो म्यांमार में उसको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो भाग है ये आके यहाँ पर जो समुद्र है, बंगाल की जो खाड़ी है, उसमें डूब गया है। ठीक है, तो जो ये द्वीप आपको दिख रहे हैं, ये द्वीप उसी अराकान योमा के भाग हैं, जो कि उसके उठे हुए शिखर है। जो उठे हुए हैं शिखर हैं, वो उन पर आज ये प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी इसमें द्वीप है, कौन कौन से द्वीप हैं और कौन कौन से द्वीप किस देश से लगे हुए हैं, किनके हिस्से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्री पेरिस। ठीक है, सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है प्री पेरिस द्वीप जो है, ये भी अराकान योमा का ही उठा हुआ एक शिखर है, जो कि म्यांमार का भाग है। ठीक है, इसको प्री पेरिस द्वीप के नाम से, प्री पेरिस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि म्यांमार का हिस्सा है। उसके बाद ये दूसरा देख पा रहे होंगे, ये है कोको द्वीप। ये भी जो है म्यांमार का ही हिस्सा है, इसको कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। तो अगर इन दोनों के बाद बात करें, जो कि मैंने रेड कलर में जो भी डॉट दिखाए हैं, ये जो है भारत के हिस्से हैं, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर हिस्सा है इन द्वीपों का, वो कौन सा है, इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तरी अंडमान। उसका जो नीचे है उसको मैंने लिखा है मध्य अंडमान। तीसरा जो है वो है दक्षिणी अंडमान, तथा चौथा जो द्वीप है उसको कहते हैं लिटिल अंडमान। तो अगर हम बात करें, सबसे जो उत्तरी द्वीप आप देख पा रहे हैं, जिसको उत्तरी अंडमान कहा जाता है, उस पर जो है अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम सैडल पीक के नाम से आते हैं, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान पर ही स्थित है। और उसके बाद जो है मध्य अंडमान, जिसको आप देख पा रहे हैं, जो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है यहाँ पे, मध्य अंडमान जो है, मध्य अंडमान वो जितने भी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं, उन सब में जो है सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मध्य अंडमान। ठीक, उसके बाद जो तीसरा द्वीप आप देख पा रहे हैं, अंडमान का जो भाग है, तीसरा जो ऊपर से तीसरा नंबर पे है, वो उसको दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है। और उस पर जो है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आप जानते होंगे पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, सैडल पीक, वो किस द्वीप पर स्थित है। तो इन सब में से कोई भी एक द्वीप ऑप्शन में आपको दे सकता है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान या कार निकोबार भी कुछ भी दे सकता है। उसमें से आपको ऑप्शन चुनना होगा। तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है, और पूछ सकता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इन सब में, तो वो हो जाएगा मध्य अंडमान। और ये पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो इनके बारे में आप जान गए। जो अंडमान के जो हिस्से हैं वो 4 भागों में दिखाए गए हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे निकोबार की। ठीक है, अंडमान की बात हो गई, अब निकोबार। तो निकोबार जो है, जो निकोबार समूह है, इसमें 2 द्वीपों के बारे में बात की गई, एक कार निकोबार तथा दूसरा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार।
तो एक प्रश्न और पूछता है कि अंडमान निकोबार में अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री जो चैनल है, ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि अंडमान तथा निकोबार के बीच से गुजरती है। तो ये कहा जाता है कि जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। या बहुत बीत जाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि वो किन दो द्वीपों को अलग करती है। 10 डिग्री जो चैनल है वो किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। कौन सी? 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो। और कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इन दोनों को कौन अलग करता है? वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, जो 8 डिग्री चैनल है यानी कि 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को अलग करती है। ग्रेट निकोबार की एक और खासियत है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट, ठीक है, आपने नाम सुना होगा इंदिरा पॉइंट, जिसको कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, वो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट क्या है? जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी हो जाएगी? उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। ठीक है, वो पहले जो था ये पूरा जम्मू कश्मीर था। तो जो भी अभी फिलहाल में जो भी किताबें आप पढ़ेंगे उसमें यही दिया रहेगा कि इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे जो उत्तरी जो हिस्सा है वो कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, लेकिन इस समय जो है अब जो अगले जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें आंसर उसका बदल जाएगा, क्योंकि वो आंसर जम्मू कश्मीर ना होके अब वो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख, यानी कि इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है? सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? अगर मुख्य भूमि पर देखा जाए तो सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो है कन्याकुमारी, जो कि यहां पर स्थित है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ये मुख्य बिंदु, मुख्य भूमि जो भी है, भारत की जो मुख्य भूमि है उस पे कन्याकुमारी। लेकिन अगर द्वीपों समेत बात की जाए, यानी कि पूरे भारत की बात की जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट होता है तो हम कन्याकुमारी टिक ना करके इंदिरा पॉइंट को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है आप जानते हैं यहां पे मैंने बताया था कि जो ये दक्षिणतम बिंदु है वो 8.4, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांश रेखा है वो इसको टच करता है। ठीक है, लेकिन जो ये इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांश रेखा है उसको टच करती है। ठीक है, यानी कि वो इससे 2 डिग्री लगभग और नीचे है। तो जो 2 डिग्री नीचे है, इसलिए जो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि पे देखा जाए तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। और सबसे पश्चिमी उसकी बिंदु की बात करें तो वो होगा गुजरात का। गुजरात का कौन सा हिस्सा है? वो कौन सा है? गौर माता, गौर माता। ठीक है, इसको गौर माता कहते हैं। और जो पूर्वी जो बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसको क्या कहा जाता है? किबिथु। ये जिला है किबिथु। उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, आप चारों के बारे में जान गए हैं। और जो पांचवा चीज है, यानी कि अगर पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, या पिग्मेलियन पॉइंट भी उसको बोला जाता है, या पार्सन पॉइंट के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो कि कहां पे स्थित है? वो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और जो 6 डिग्री 4 मिनट का जो चैनल है उसी पर स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से।
तो अंडमान निकोबार का जो भी हिस्सा है, जो कि मैंने बताया अराकानियोमा का ही हिस्सा है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल जानकारी ले ली है। इससे अलग इसमें कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी मैंने बताया, सिर्फ उसी में से सारे प्रश्न आपके अंडमान निकोबार से प्रश्न हल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप यहां पर स्थित है हमारा जो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी जो है ये भी कई द्वीपों का समूह है, ठीक है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो कौन सा है? गोवा। हमने बताया था क्या? गोवा। लेकिन अगर राज्य के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित, यानी कि अगर इस प्रकार देते कि भारत का सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा कहेंगे? वो फिर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। क्योंकि लक्षद्वीप जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो गोवा से भी छोटा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो गोवा से भी कम है, ठीक है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए कि भारत का सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो हो जाएगा लक्षद्वीप। लेकिन अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश की उसमें बात नहीं करता है तो वो कौन सा हो जाएगा? सिर्फ गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो गोवा हो जाएगा। क्लियर हो गया है? तो इसमें जो है एक चीज है एंद्रोथ, जो कि एक द्वीप है एंद्रोथ, और एक द्वीप है मिनिकॉय। तो इसमें भी एक प्रश्न पूछता है कि मिनिकॉय जो द्वीप है वो किस चैनल पर स्थित है, यानी कि किस अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो वो आप देख रहे हैं मैंने यहां पर मिलाया हुआ है, जो कि 8 डिग्री चैनल कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग कर रहा था, उसी अक्षांश रेखा पर जो मिनिकॉय द्वीप है वो स्थित है। तो कितने डिग्री चैनल पर है? 8 डिग्री चैनल पर मिनिकॉय द्वीप स्थित है, ठीक है। एक खासियत और है, जो लक्षद्वीप जो समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप जो राज्य है ये जो है प्रवालों से बना हुआ है, ठीक है। जो ये द्वीप बना हुआ है ये प्रवालों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, या जिसको मूंगा द्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है। मूंगा द्वीप, मूंगा द्वीप, क्योंकि जो प्रवालों द्वारा बनाया जाता है, प्रवाल द्वीप भी कह सकते हैं उसको, और उसको मूंगा द्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप के बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, जब सारे द्वीपों के बारे में पढ़ लेंगे तो लास्ट में इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। ये तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर आप भारत पढ़ रहे हैं तो बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। बिना इसको पढ़े द्वीपों की जानकारी आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए इन दोनों चीजों को हमने पहले बता दिया है। बाकी मूंगा द्वीप के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है गंगा नदी जो है गंगोत्री से, यानी कि यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर बिहार झारखंड की सीमा से होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल को पार करते हुए सीधे बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। सीधे बांग्लादेश चली जाती है, लेकिन उसमें से एक धारा जो है वो पश्चिम बंगाल में कट करके यहाँ हुगली नदी के रूप में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हुगली नदी। हुगली नदी के रूप में जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। एक सिरा जो है ये गंगा नदी का बांग्लादेश चला जाता है और दूसरा सिरा जो है यहाँ से हुगली नदी के रूप में नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता लगभग इसी इधर ही कहीं है। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो आपने सुना होगा कोलकाता जो है एक बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह हम किसको कहते हैं? जो भी किसी समुद्र के तट पर स्थित होता है या किसी नदी के तट पर स्थित होता है, उस जगह को हम बंदरगाह के रूप में जानते हैं। तो जो कोलकाता है वो एक समुद्र बंदरगाह न होकर के एक नदी बंदरगाह है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? कोलकाता, ठीक है। उसके बाद जो ये नदी आती है हुगली नदी, यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर आती है और यहाँ पर 2 द्वीप इसके स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बार बार पूछा जाता है कि कौन ये द्वीप जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो कौन कौन से वो द्वीप है? एक जो है इसका नाम है गंगा सागर। गंगा सागर, इसको आप गंगा सागर पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया। इसको गंगा सागर कहते हैं। और दूसरा जो है ये है
न्यू मूर, इसको कहते हैं न्यू मूर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप, ये जो दो द्वीप हैं ये पश्चिम बंगाल के ही तट पर स्थित हैं, जो कि पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है और वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि गंगा सागर द्वीप जो है वो किस नदी के तट पर है, तो वो किस नदी के तट पर है, पश्चिम ये हुगली नदी के तट पर है। या न्यू मूर किस नदी के तट पर है, वो भी जो है हुगली नदी के तट पर है, जो कि बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा माना जाता है, गंगा सागर और न्यू मूर इन दोनों को। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा है, राज्य है, उड़ीसा राज्य है ये पूरा, ठीक है। और इसी के तट पर कौन सा है, व्हीलर द्वीप। ये अलग नहीं है, उसी में है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि समुद्र के सिरे पर है, इसलिए ये एक द्वीप के रूप में है, जो कि उड़ीसा का ही हिस्सा है। तो व्हीलर द्वीप जो है ये एक नदी यहां पे देख रहे होंगे आप उड़ीसा में, इसको कहते हैं ब्राह्मणी नदी है ये, ठीक है, इसका नाम ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी नदी के तट पर ही व्हीलर द्वीप स्थित है। तो व्हीलर द्वीप की खासियत क्या है, व्हीलर द्वीप जो है एक लॉन्चिंग पैड है। जितनी भी मिसाइल परीक्षण भारत में किए जाते हैं, आप सुनते होंगे कि ये मिसाइल परीक्षण आज यहाँ हुआ है, तो वो जो है जो भी मिसाइल, जितने भी मिसाइलों का परीक्षण भारत में किया जाता है वो व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है, जो कि उड़ीसा का हिस्सा है, ठीक है। जो वहां उस जगह का नाम वैसे चांदी नगर है, ठीक है, चांदी नगर या ऐसा कुछ ही है, उसको व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। व्हीलर द्वीप से ही जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है वो व्हीलर द्वीप से किया जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आते हैं यहाँ पे, तो एक द्वीप और है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आप देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के जस्ट करीब में ही स्थित है, लेकिन जो है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप में क्या है, यहां जो है इसरो का कार्यालय है, ठीक है। इसरो क्या है आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। उसका जो कार्यालय है वो इसी द्वीप पर स्थित है। तो इसकी खासियत क्या है, इसका खासियत यह है कि यहां पर जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जैसा कि आप सुनते होंगे PSLV, GSLV, जो भी सैटेलाइट हैं, जो भी उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं, वो जो है इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से ही, यहाँ पर एक लॉन्चिंग पैड है, वहीं से उन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है रॉकेट के थ्रू, ठीक है। जहां पर इसरो का एक रिसर्च सेंटर भी है, जिसको जो है सतीश धवन के नाम पर जाना जाता है। सतीश धवन रिसर्च संगठन के नाम से, रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो जिला है श्रीहरिकोटा द्वीप पर, उसको नेल्लोर जिला के नाम से जाना जाता है। उसी नेल्लोर जिले में ही इसरो स्थापित है। उसके बाद बात करें, अगर इसके नीचे आते हैं, तो एक द्वीप आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो कि तमिलनाडु के तट पर है। इसका मैंने नाम क्या लिखा है, पंबन द्वीप। आप रामेश्वरम के बारे में जरूर सुने होंगे, भारत के वासी हैं तो रामेश्वरम के बारे में आपने जरूर कभी ना कभी सुना ही होगा। तो जो रामेश्वरम जो मंदिर है वो इसी पंबन द्वीप पर ही स्थित है। कौन से द्वीप पर, पंबन द्वीप पर, ठीक है। और पंबन द्वीप जो है ये यहाँ पर जो है एक खाड़ी है, जिसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, वैसे ही यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। उसी मन्नार की खाड़ी में ये पंबन द्वीप स्थित है, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रॉस सा बना हुआ है, जस्ट वहीं पर ये द्वीप स्थित है। लेकिन इस तमिलनाडु से इस द्वीप पर जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया है, जैसा कि आप फिल्मों में देखे होंगे। जैसे एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जब शाहरुख खान और वो जो दीपिका पादुकोण है, वो लोग जब जाते हैं रामेश्वरम मंदिर में, तो एक ब्रिज को पार करते हैं, ठीक है। तो वो ब्रिज बनाया गया है तमिलनाडु से
रामेश्वरम जाने के लिए, ठीक है, यानी कि पंबन द्वीप पर जाने के लिए। तो जो रामेश्वरम की जो स्थिति है, आप देख पा रहे हो ये जो ब्लैक डॉट है यहाँ पे, यहीं पर रामेश्वरम स्थित है। और पंबन द्वीप के अगर पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये आप देख पा रहे हैं जो कॉर्नर पे है, ये जो है इसको धनुष कोटि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धनुष कोटि के नाम से। यहीं से जो है राम सेतु स्टार्ट होता है। राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज या आदम का पुल जिसको कहा जाता है, वो इसी धनुष कोटि से स्टार्ट होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। किस द्वीप तक? तलाई मन्नार द्वीप है जो कि श्रीलंका का हिस्सा है, वो वहां तक जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? अगर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राम सेतु कहां से स्टार्ट होता है, तो वो धनुष कोटि से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक जाता है? तो तलाई मन्नार तक जाता है। धनुष कोटि किसका हिस्सा है? तो वो पंबन द्वीप का हिस्सा है। पंबन द्वीप कहां स्थित है? तो वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। रामेश्वरम कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। धनुष कोटि कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ जो है ये मन्नार की खाड़ी है पूरी, ठीक है, यहीं पर पंबन द्वीप स्थित है। तो ये चीज क्लियर होगी आपकी, जो कि श्रीलंका का तलाई मन्नार द्वीप है और जो धनुष कोटि है, इनके बीच में एडम्स ब्रिज है जिसको धनुष कोटि के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी कहानियां हैं, खैर कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। बाकी जो चीज है आप मेन यही जानना है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डॉट बनाया है मैंने, ये डॉट एक नदी है, नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश से चलते हुए ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए यहां तक आती है, और जिसको यहाँ पे एक खाड़ी है जिसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। उसी खंभात की खाड़ी में इस नर्मदा नदी का निकास होता है, यानी कि जो नर्मदा नदी है अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में। जो यहाँ पे खाड़ी है आप देख सकते हैं, तीन तरफ से घिरा हुआ है। तीन तरफ से जो घिरा हुआ हिस्सा होता है और बीच एक तरफ से खाली होता है, अगर वहां पानी है तो उसको खाड़ी कहते हैं, ठीक है। खाड़ी जो ऐसे तीन तरफ से घिरा हुआ है उसको खाड़ी कहा जाता है। तो ये जो हिस्सा है इसको हम खंभात की खाड़ी कहते हैं। उसी खंभात की खाड़ी में जो नर्मदा नदी है अपना जल गिराती है। उसके करीब में ही जहां वो गिराती है, अपना जल गिराती है नर्मदा नदी, वहां पर भी एक द्वीप है जिसको कहते हैं अलिया बेट द्वीप। उसको अलिया बेट द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज एक और है, जो कि यहाँ पर पेट्रोलियम की खोज की गई है। यहाँ पर एक खोज किया गया है कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार स्थित है। खैर उसका अभी निकासी उसका नहीं हुआ है, लेकिन अभी भंडार वहां पर पाया गया है अलिया बेट द्वीप पर, नर्मदा नदी के तट पर है। किस खाड़ी में है? खंभात की खाड़ी में है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो कोई भी द्वीप दे देगा, जैसे यही पूछ दिया कि अलिया बेट द्वीप जो है वो भारत के किस हिस्से में स्थित है, तो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। और ये अगर गंगा सागर कहा जाए या न्यूमुर कहा जाए तो वो जो ये अलिया बेट है ये पश्चिमी हिस्से में है, और गंगा सागर न्यूमुर जो है ये पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैप आपके दिमाग में बना रहेगा तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा हूं, आप अगर चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके से एकदम नोट्स बनाते हुए अगर आप चलेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगा बाद में रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है, और यहां पर स्थित है मुंबई। मुंबई जो है, मुंबई कोई द्वीप नहीं है, लेकिन जो इसकी स्थिति है वो एक द्वीपीय स्थिति है तो ये मुख्य भूमि पर ही, महाराष्ट्र की मुख्य भूमि पर ही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉर्नर सा ये निकला हुआ है, इसलिए जो है ये अरब सागर की तरफ झुकाव है इसका। इसी वजह से इसको एक द्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है सालसेट द्वीप। इसी सालसेट द्वीप पर मुंबई जो है स्थित है। मुंबई कहां पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? ये कौन सा है? सालसेट द्वीप। और इसी सालसेट द्वीप के पास में एक द्वीप और है जिसको एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? एलिफेंटा। एलिफेंटा द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है।
जो कि सालसेट द्वीप के काफी करीब है। ठीक है, तो जो भी द्वीप है हमने काफी सब पे लगभग चर्चा की है, और जो भी पॉइंट्स है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, उनके बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है कि कौन सा जो चैनल है किसको किसको अलग करता है, ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और किस चैनल पे कौन सा द्वीप स्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक तो ये है, ग्रेट निकोबार जो है 6.4 पे है, और जो मिनिकॉय है वो 8 डिग्री पे है। ठीक है, तो 6.4 बोलने का मतलब यही है कि 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। तो आपने सारी चीजें देख ली हैं, और एक चीज जो है हमने बताया था मूंगा द्वीप के बारे में, तो मूंगा द्वीप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मूंगा द्वीप होता क्या है। इसको मिटा देते हैं। तो मूंगा द्वीप के बारे में अगर चर्चा करें तो प्रवाल जो होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले एक बहुत ही छोटे जीव होते हैं, जिनका जो आकार है लगभग 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। वो 2 सेंटीमीटर के ही होते हैं लगभग, बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, जो प्रवाल जिनको कहा जाता है या मूंगा कहा जाता है उनको। तो इनका जो है ये खाते क्या है, ये चूना खाते हैं। ठीक है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट आप कह सकते हैं, उसका वही इनका भोजन है और वही उनका आवास भी है। आवास का मतलब क्या है, जैसा कि आपने घोंघा देखा होगा, घोंघा जो है एक शंख की तरह आकार का अपने ऊपर लेके घूमता है, और जैसे ही उसको कोई दिक्कत या परेशानी महसूस होती है वो तुरंत अपने आप को उसमें सिमटा लेता है। ठीक उसी प्रकार ये जो प्रवाल होते हैं वो भी एक उसी तरीके का लेके घूमते हैं, जो चूना पत्थर का बना होता है। तो उन्हीं से उनको सुरक्षा भी प्रदान होती है, उन्हीं से उनका भोजन भी बनता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनकी आकृति जो है, जो उनका खोल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का आकृति उनका होता है। उनके जो खोल होते हैं जिनमें वो रहते हैं, जो उनको आवास प्रदान करते हैं, कुछ इसी प्रकार का रहता है। ठीक है, तो इनका एक ये है कि जो प्रवाल होते हैं वो अकेले निवास नहीं करते हैं, वो करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ इकट्ठे निवास करते हैं। इसीलिए जो है जो वो चूना जो होता है, जो उनका खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इस तरीके से देखा जाए जैसे कि एक ये है। ठीक है, और एक चीज मैंने बनाया है यहाँ पर, ये उठा हुआ सिरा है। ठीक है, उठा हुआ सिरा जो चबूतरा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप अगर नदी में भी उतरे होंगे तो देखते हैं कहीं ऊंचा फिर नीचा, कहीं ऊंचा फिर नीचा। ठीक उसी प्रकार समुद्र में भी, समुद्र के तली में भी कुछ ऊंचा फिर नीचा, ऊंचा नीचा कुछ बना होता है। तो जो ऊंचा सिरा उसमें होता है उसको चबूतरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी चबूतरे पे जो है प्रवाल जो है अपना घर बनाते हैं, वो अपनी स्थिति वहां पर एकत्रित करते हैं अपने आप को। तो जैसे एक प्रवाल जो है अगर यहाँ पर स्थित है और ये मर गया, तो ठीक इसी के ऊपर जो है दूसरा प्रवाल अपना घर बनाता है। ठीक है, और जो नीचे का जो ये प्रवाल का जो घर है, जो खोल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना है, उसी को खा करके ये अपना निवास स्थान वहां पर तैयार करता है। फिर वो मरता है तो उसके ऊपर एक नया प्रवाल आता है, वो मरता है फिर उसके ऊपर एक नया प्रवाल होता है। तो ये 1-2 दिन की कहानी है, इसको बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, और ये चूना पत्थर का होता है इसलिए बहुत ही कठोर हो जाता है। जब एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ते जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। ठीक है, तो ये 1-2 संख्या में नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह एकत्रित होते हैं और इस तरीके का कुछ ये द्वीप नाम बनाते हैं, जिसको प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। और एक सुने होंगे प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या होता है, वो भी जो है द्वीप प्रवालों के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है एक गोल या चौकोर समूह में अगर बनाते हैं तो उनको जो है प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर एक सीधी रेखा में बनाते हैं, अगर ये एक सीधी रेखा में अपना घर तैयार करते हैं तो उसको जो है प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और उनका एक और खासियत है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है। तो ये प्रवाल द्वीप कैसे बना,
ये जो हिस्सा है ये स्थल, ठीक है, स्थल के बाद जो है समुद्र शुरू होता है। तो जब समुद्र शुरू होता है तो वहां का जो समुद्र होता है वो छिछला होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो स्थल है यहाँ से उतरेंगे तो तुरंत बहुत गहराई आ जाएगी, गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आप अगर एटलस में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो यहाँ का जो हिस्सा है यानी कि जो छिछला समुद्र का हिस्सा होता है वहां के पानी का जो रंग है वो थोड़ा सफेद होता है, और जो गहरा हिस्सा होता है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जो किनारे का हिस्सा होता है यानी कि जो संलग्न क्षेत्र जिसको कहते हैं, जो कि जो स्थल से लगा हुआ होता है या छिछला समुद्र जिसको कहते हैं, वो सफेद रंग का होता है। तो जो इनकी एक खासियत है, जो प्रवाल होते हैं ये छिछले समुद्र में ही अपना घर बनाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। जो छिछला समुद्र होता है उसी में अपना घर ये बनाते हैं। एक खासियत इनकी और है कि ये जो है जो गर्म समुद्र होता है उतनी ही दूरी में ये बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा तथा विषुवत रेखा के बारे में। ये अगर आप ग्लोब देखें, ये ग्लोब है, ठीक है, और ये जो है विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो हिस्सा होता है वो पूरे पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है, और इसके ऊपर जो है ये है कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में जो होते हैं उसको कहते हैं मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री ये उत्तरी है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी का जो हिस्सा होता है ये सबसे गर्म हिस्सा होता है। तो जो प्रवाल होते हैं वो इसी हिस्से में निवास करते हैं, इसके बाहर आप उनको नहीं देख सकते हैं। किसी भी प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप के बारे में आप, या जिसको कोरल द्वीप कहते हैं, कोरल द्वीप कहते हैं, उनको आप इनके बाहर कहीं भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसके बाद का जो हिस्सा होगा समुद्र का वो धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये हिस्सा है ये काफी गर्म होता है, इसलिए जो प्रवाल होते हैं वो उनका ये खासियत होती है वो गर्म समुद्र में ही अपना घर बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो जो लक्षद्वीप है वो कर्क रेखा के नीचे है, यानी कि ये अगर कर्क रेखा है तो जो लक्षद्वीप है कहीं लगभग इस यहां आएगा, यानी कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसको यहां पर ये प्रवाल का विकास हुआ है। तो प्रवाल का विकास आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया इनका घर कैसे तैयार होता है और एक ठोस चट्टान के रूप में ये कैसे बन जाते हैं, ठीक है। और ये छिछले समुद्र में पाए जाते हैं, और जो गर्म हिस्सा होता है समुद्र का जहां पर इनका निवास स्थान ज्यादातर वहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि एक चीज और देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी मकर रेखा पर स्थित है। ये अगर विषुवत रेखा है तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। जैसे कि हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा, वो जो है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो लगभग कुछ ऐसा उसका बनता है, इस तरीके का कुछ मानचित्र हो उसका। तो वो जो है ये मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में स्थित है। इसी वजह से वहां पर एक प्रवाल भित्ति का विकास हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अगर हम पूरी बड़ा मानचित्र इसका बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का ये लगभग बनता है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। ये कुछ इस तरीके का ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, ठीक है। तो इसके बगल में जो है प्रवाल द्वीप का विकास हुआ है लगभग यहां तक। प्रवाल द्वीप है ये जो है प्रवाल भित्ति है, जो हमने बताया आपकी जब गोल या चौकोर स्थिति में जो कठोर चट्टान के रूप में जो स्थित हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप कहा जाता है। लेकिन जो एक सीधी रेखा में उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में हो सकते हैं, अगर उस दिशा में है तो वो प्रवाल भित्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ।
ग्रेट बैरियर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये बहुत ही मजबूत और बड़ा होता है। मजबूत और बड़ा होने का मतलब ये है कि अगर इसके इस साइड में सुनामी भी आती है तो इस तट पे, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी हिस्सा है, इस पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके जो प्रवाल भित्ति और जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है, इसके जो बीच का जल है वो काफी शांत है, ठीक है। लेकिन इसके जो बाद का हिस्सा है वो शांत नहीं है, वहां पे लहरें उठती रहती हैं और सुनामी आते रहते हैं, लेकिन जो है उसका असर इस हिस्से पे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो उनको रोकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। जो प्रवाल भित्ति है, जो प्रवाल द्वीप है, वो कैसे बनते हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है और क्या होती है, इन चीजों के बारे में आप देख के समझ गए होंगे, ठीक है। जो गोताखोर होते हैं वो इनके बड़े प्रेमी होते हैं। वो इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, विदेशी मुद्रा जो है बहुत ज्यादा ये एकत्रित करता है, इसी ग्रेट बैरियर रीफ की वजह से। क्यों? क्योंकि जो गोताखोर होते हैं वो जो ये द्वीप, जो ये प्रवाल द्वीप जो है या प्रवाल भित्ति जो है, उनके करीब जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी गोताखोर अगर विदेशों में जाता है या अगर ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो वो यहाँ गोताखोरी जरूर करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पोजीशन है, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। ऊपर तो जो है वो धूप की वजह से या पानी की वजह से उनका रंग जो है धुंधला हो जाता है, लेकिन अगर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इस तरीके से अगर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इनका जो रंग है वो बहुत ही डार्क होता है, गुलाबी, लाल या भूरे कलर में बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसलिए वहां का जो पोजीशन है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और एक चीज ये भी है, यहाँ जो मछलियां जो होती हैं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अगर समुद्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? जो भी प्रवाल द्वीप होंगे या प्रवाल भित्ति जो होगी उसके आसपास मछलियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। तो मछलियां वहां क्या करती हैं? आखिर क्यों आती हैं मछलियां? मछलियों के लिए जो है वहां एक क्या बोलते हैं कि आवास प्रदान होता है। आवास और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलती है उनको, क्योंकि ये जो आप गैप देख रहे हैं हल्का हल्का, जो छोटा छोटा जो गैप है वो जो है उनके लिए एक नर्सरी का काम करता है, जहां पर मछलियां जो है इन्हीं गैप में अपने अंडे देती हैं, जिसकी वजह से वो अंडे सुरक्षित होते हैं। और जब उसमें छोटी मछलियां जो होती हैं, जो सहसावस्था में होती हैं, वो वहां पर आवास में अपना समय बिताती हैं, क्योंकि उनको बड़ी मछलियों से डर रहता है कि बड़ी मछलियां आएंगी और उनको खा जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही बड़ी मछलियां आती हैं वो छिप के अपना जान उसमें बचाती हैं, क्योंकि बड़ी मछलियां जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो है इस क्षेत्र में मछलियों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। जो जितनी भी रंग बिरंगी मछलियां होती हैं वहां पे एकत्रित होती हैं, और इसका जो भी कलर है वो भी रंग बिरंगा है। इसलिए जो है जो गोताखोर होते हैं वो इस जगह को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपने लगभग हमने जो है जो भी द्वीप हैं और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, खैर एग्जाम में इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना काफी आवश्यक होता है, क्योंकि कब किससे प्रश्न पूछ देगा कोई भी भरोसा नहीं है इसका। तो जो भी चीजें हैं आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और प्लीज जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।